नाज़रीन, फिर फैसला आया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट का तो सुना था, ये ग्रे लिस्ट क्या है जिसका तज़किरा आलमी और मुल्की सतह पर सुना जा रहा है। FATF किस ब्लॉक का नाम है? क्या यह इदारा तकनीकी बुनियादों पर काम करता है या इसके कुछ पॉलिटिकल अजाम भी हैं? आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दुनिया के खूबसूरत शहर पेरिस में बैठी हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में कुछ ऐसे राज बताएंगे जो आपके लिए दिलचस्प भी होंगे और हैरानकुन भी। एब्सोल्युटली नॉट। और आप यह भी जान पाएंगे कि कहीं वजीर आजम और वजीर खारजा की बड़कें हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी की जिम्मेदार तो नहीं है। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। FATF के कयाम का फैसला G7 ममालिक ने 1989 में फ्रांस में मुनक्किद होने वाले इजलास में किया था। दुनिया के 7 मुल्कों पर मुश्तमिल G7 ग्रुप का दावा है, और बिल्कुल ठीक दावा है, कि वो दुनिया के आबादी का 10% हैं, लेकिन दुनिया के कुल वसाइल के 40% के मालिक हैं। खजाने का एक बड़ा हिस्सा उनके पास है। उनका यह कहना है कि हमारा हक है कि हम दुनिया को माली लिहाज से रेगुलेट करें। और FATF का इदारा बनाने का बुनियादी फलसफा और मकसद यही था। अंदर खाने सोच ये थी कि चूंकि खजाने की चाबियां हमारे पास हैं, हम दुनिया को माली मामलात में उलझाकर उन पर अपनी अजारादारी कायम कर दें। FATF के अरकान की तादाद 39 है, जिसमें 37 ममालिक और 2 इलाकाई ताउन की तंजीमें शामिल हैं। इसके अलावा FATF से 8 इलाकाई तंजीमें भी मुंसलिक हैं। पाकिस्तान FATF से वाबस्ता एशिया पैसिफिक ग्रुप का एक हिस्सा है। FATF की बराह रास्त और बिलवास्ता वसत 180 मुल्कों तक मौजूद है। FATF एक टास्क फोर्स है जो हुकूमतों ने बाहमी इश्तराक से तश्कील दी है। टास्क फोर्स के कयाम का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी के लिए फंड्स की फराहमी की रोकथाम, बड़े पैमाने पर हथियारों की फाइनेंसिंग और इस तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखने और इसकी रोकथाम के इकदाम पर अमल दरामद करवाना है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के हवाले से दुनिया भर में यकसा कवानीन लागू करवाने और इन पर अमल की निगरानी करने का फरीजा सर अंजाम देती है। इसकी कोशिश है कि इसके हर रुकन मुल्क में मालियाती कवानीन की यकसा तारीफ पर अमल दरामद किया जाए और इन पर यकसा तौर पर अमल भी किया जाए, ताकि दुनिया में लूट खसूट से हासिल होने वाली दौलत की नकलो हरकत को मुश्किल तरीन बना दिया जाए और लोगों के लिए इस किस्म की दौलत रखना नामुमकिन बन जाए। FATF ने अपने कयाम के पहले 2 बरसों में तेजी से काम किया और 1990 तक तजावीज का पहला मुसद्दा तैयार किया। बाद 1996, 2003, 2001 और इसी तरह से 2012 में दीगर तजावीज भी पेश की जा चुकी हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की इस्तिलाहात क्या हैं। FATF के कानून में ये तमाम तर इस्लाहात मौजूद नहीं हैं, बल्कि वो इजाफी निगरानी और अमली इकदाम से मशरूत इंतहाई खतरे से 2-4 जैसे जुमले इस्तेमाल करता है। FATF एक मुल्क को ग्रे लिस्ट में तब रखता है जब उसे हतमी इंतबाह जारी करना होता है, ताकि वो मुल्क इसकी हिदायत पर अमल करने पर मजबूर हो जाए। यूं समझ लीजिए जैसे फुटबॉल में किसी खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया जाता है, अगर उसके बाद भी कोई मुल्क सिफारिशात पर अमल दरामद न करे तो उसे इदारे की जानिब से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के साथ साथ कितने ऐसे ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं। इस वक्त पाकिस्तान समेत 19 ममालिक ऐसे हैं जो FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 2 ममालिक ब्लैक लिस्ट का हिस्सा हैं। उन 2 ममालिक में ईरान और शिमाली कोरिया हैं। न जाने पस पर्दा क्या चल रहा है, नहीं मालूम कि यह FATF की पाकिस्तान पर तलवार कब तक लटकती रहेगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक बार फिर वाजे किया कि पाकिस्तान बदस्तूर उसकी ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF ने एक बार फिर मालियाती जराइम के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात को भरपूर अंदाज से सराहा है। पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 निकात पूरे भी कर दिए हैं। आखिर 27वें हदफ पर यह बताया गया है कि पेशरफ्त हुई है, मगर फिर भी अगले जायजे तक जो अक्टूबर में होगा, पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में नहीं आएगा, ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। FATF के हालिया इजलास में पाकिस्तान के ठोस इकदामात की वाज़ेह तारीफ की गई और कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से निकलने के लिए पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और तफ्तीश के तरीकाकार और सजाओं पर अमल दरामद को मजीद मुअस्सर बनाना होगा। FATF के सदर ने इस बारे क्या कहा, यह जानिए।
Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. I want to thank the Pakistani government for their continued strong commitment to this process. नाज़रीन, एफएटीएफ ने पाकिस्तान की तसलसल के साथ तारीफ की है। एफएटीएफ की जानिब से एक्शन प्लान पर अमल दरामद की वजह से हर इजलास में पाकिस्तान की तारीफ की जाती है और हौसला अफजाई की जाती है, लेकिन यह भी दिलचस्प बात है कि पिछले साल श्रीलंका को 40 में से 27 शराइत पूरी करने पर ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। पाकिस्तान 27 में से 26 निकात की तकमील पर भी ग्रे लिस्ट में रहेगा। वजह क्या है? माहिरीन कहते हैं जियोपॉलिटिक्स का इसमें एक बड़ा हाथ है। खित्ते की सूरत-ए-हाल और आलमी सूरत-ए-हाल को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सैफुर रहमान राना साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। कहिएगा, एफएटीएफ के इजलास में पाकिस्तान की तारीफ भी हुई, 27 में से 26 निकात की तकमील भी की गई, फिर भी आखिर क्यों यह नुक्ता इतना अहम है कि हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा? क्या मामला जियोपॉलिटिक्स का ही है? जब भी आप किसी भी आलमी सतह के इदारे की पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिन पे ज़ाहिरन तस्वीर कुछ और होती है, पीछे कुछ और होता है। एक अंग्रेजी की इस्तिलाह है बहुत मशहूर, ग्रे एरिया। यानी ना वो सफेद है ना वो काला है, जिसकी कोई आगे पीछे नहीं। इसी तरह जो ग्रे लिस्ट वाला इन्होंने एफएटीएफ ने किया, वो देखिए एफएटीएफ 1989 में कायम हुई। उस वक्त ये G7 ग्रुप का एक था कि जी हम माली जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर करें और जो मिस यूज है रकम की ट्रांसफर का उसको रोकें। 2001 के बाद जब दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका ने एक जंग शुरू की तो फिर ये उसका बाकायदा मोहरा बन गया। सही। और जो एफएटीएफ में अभी तक जो ममालिक निशाना बने हुए हैं उनमें ईरान सर फहरिस्त है, दूसरे नंबर पर शुमाली कोरिया और पाकिस्तान को अब उसमें रख के कभी वो डराते हैं, कभी वो कहते हैं जी मशकूक हैं, कभी कहते हैं जी हम आपसे मुतमईन हैं। देखिए हम 26 में से 26 निकात पर आप अमल दरामद कर चुके हैं, आपको फिर भी वो रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान हर लिहाज से जो एफएटीएफ ने रिक्वायरमेंट्स कहीं, जो शराइत कहीं, जो मामलात कहे, जो एसओपी उन्होंने तय की, पाकिस्तान में ने सब पर अमल दरामद किया, खुद वो मान रहे, लेकिन वो रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं। वो पाकिस्तान को इसमें जो दो बड़े ममालिक हैं, स्पेशली अमेरिका और फ्रांस, दोनों पाकिस्तान से खार रखते हैं। अमेरिका के कुछ और मामलात में अफगानिस्तान के बाद सूरत इनखला के बाद कुछ और हो चुकी है। फ्रांस की हिंदुस्तान के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती है, बहुत ज्यादा मामलात हैं, लेना देना है, तजारती मामलात हैं, बड़े वो तजारती पार्टनर हैं। वो नहीं चाहता खुद पाकिस्तान में कुछ ऐसी सूरत पैदा हुई कि फ्रांस के मुतल्लिक अच्छे जज्बात न रहे। फ्रांस के दबाव पे अभी यूरोपीय यूनियन ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों की बात की या पाकिस्तान को डराया। बेसिकली ये पाकिस्तान को डरा कर धमका कर वो अपने मकासद निकालना चाहते हैं कि हम कश्मीर पे बात ना करें, हम जो आलमी ताकतें हमसे चाहती हैं हम उनकी जी हजूरी करें, हम सी पैक से पीछे हो जाएं, हम अपने दोस्तों से दूर हो जाएं, हम इंडिया की हर वो शर्त मान लें जो वो हमसे मनवाना चाहता है। कश्मीर के मामले पे और इशू है, सरक्रीक में हमारा मामला चल रहा है, इसके अलावा बलोचिस्तान में हमें अनरेस्ट का सामना है। तो वो जो चीजें चाह रहे हैं वो ग्रे लिस्ट वाला तो सिर्फ बहाना है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने दुरुस्त कहा कि अब हमें बाकायदा ये जायजा लेना चाहिए कि ये तकनीकी फैसला है या ये एक सियासी फैसला है। मेरे नजदीक ये सियासी फैसला है। पाकिस्तान को आलमी ताकतें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं और इसीलिए ये एक शक की तलवार रखी हुई है, जैसे तफ्तीश के दौरान मुल्ज़िम के ऊपर तलवार रख दी जाती है जी, कभी उसे किसी अंदाज में डराया जाता है, कभी किसी अंदाज में डराया जाता है और आखिरी एंड पे ये भी कहते हैं जी आप मुल्ज़िम भी नहीं है, लेकिन आप हमें हमारे शक में आप हमें बताएं कि क्या हो रहा है। सही, बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान राना साहब आपके वक्त का। और वाकई ये सियासी फैसला लगता है। जिस तरह से पहले बात हो रही थी जियोपॉलिटिक्स की, उस तमाम तर तनाजुर में देखा जाए तो ये कंप्लीटली एक सियासी फैसला है। एफएटीएफ के सदर का एक नुक्ता है, यह नुक्ता किसी भी समझ में नहीं आ रहा कि सजाओं पर अमल दरामद को मजीद मुअस्सर बनाया जाए।
कौन सी सजाओं या तफ्तीश की बात की जा रही है? क्या इनको नहीं दिखता कि कई बड़े नामों पर यहां मुकदमे चले हैं, सजाएं हुई हैं? इस नुक्ते पर काफी अमल दरामद हुआ है, मगर अफसोस कि एफएटीएफ के सदर को कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा। एफएटीएफ का फैसला है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। दूसरी जानिब अब हम बजट की मंजूरी के करीब हैं और उसके बाद जिद्दोजहद शुरू होना है। इस साल पाकिस्तान को 6,000 अरब रुपए रेवेन्यू कलेक्शन के करना है, जो कि पहली बार एक बहुत बड़ा टारगेट है। और फिर पाकिस्तान की जो मजमूई कौमी पैदावार की तरक्की की शरह है वो तकरीबन हमने 5% को क्रॉस करना है। उसके लिए बजट आया, बजट की नोक पलक दुरुस्त की गई, उसमें मुख्तलिफ तब्दीलियां की गई, आगे के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हैं मोना आलम साहब। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हमने 99% एफएटीएफ के अहदाफ को पूरा किया है, लेकिन फिर भी हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। कहा जा रहा है कि शायद अक्टूबर में अब इस पर बात होगी। अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रेटिंग अच्छी होगी। कहिएगा, क्या एफएटीएफ का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला ठीक है, या हमारा जो रोड मैप है वो कामयाब हो रहा है, या हम नाकामी की जानिब जा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि एफएटीएफ में ये लोग इस मामले को बिला वजह प्रोलॉन्ग करने की एक कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खुद एडमिट करते हैं कि हमने एक बहुत मुश्किल और स्ट्रिक्ट प्रोग्राम में काफ़ी अच्छी कंप्लाइंस दिखाई है। और इस मरतबा तो 27 में से 26 पॉइंट्स पे हमने मुकम्मल अमल दरामद किया है। जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो इनको ये है कि जो शख्सियात हैं, मशकूक शख्सियात जिनके हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी हमसे एक्शन मांगती है, वो उन तमाम के केसेस, जैसे कि आपके इल्म में है कि कोर्ट्स में, अदालतों में चल रहे हैं। तो ये एफएटीएफ पूरा ये हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको सजा क्यों नहीं हो रही। तो मेरे हिसाब से ये मुतालबा इस सेंस में गलत है कि अगर उनके केसेस चल रहे हैं और किसी मिलिट्री कोर्ट में नहीं बल्कि जो हमारी सिविलियन अदालतें हैं उनमें चल रहे हैं, तो इसका एक जो भी तकाजे हैं, जो कानूनी तकाजे हैं, उनको पूरा करके ही उनको सजा दी जा सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी के ईमा पर इनको सजा हो। तो ये मामलात हमारी अदालतों में हैं, जो कि उतनी ही सॉवरन है जितनी के बैनुल-अक़वामी अदालतें हैं, उतनी ही सॉवरन है जितनी अमरीकी या बरतानवी अदालतें हैं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को हमारी अदालतों को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। जो केसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, या उनके पास अगर एविडेंसेस हैं तो वो हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने दिए हैं, और गवर्नमेंट को उसी हिसाब से अपनी प्रोसिक्यूशन बनानी चाहिए इन अफराद के खिलाफ। और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे होना चाहिए कि किसी को सजा हो और किसको सजा ना हो। तो लिहाजा एफएटीएफ का ये जवाब देना बहुत ही गलत है, क्योंकि ये मामलात हमारी सॉवरन कोर्ट्स में हैं, और ये मामला मेरे हिसाब से सिर्फ बिला वजह एक प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। और आपने तज़किरा किया कि हमारी रेटिंग्स बेहतर होंगी, सिर्फ रेटिंग्स नहीं बल्कि जो बैनुल-अक़वामी लेंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, वगैरह वगैरह, ये हमें आसान शराइत पर फिर कर्जे देंगे। क्योंकि इस मरतबा IMF प्रोग्राम के साथ जो हमें बहुत बड़ा एक मसला पेश आ रहा है वो ये है कि वो अपनी शराइत को इस एफएटीएफ की पूरी इस चीज़ के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। जबकि आपको पता है इससे पहले भी हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट वगैरह में रह चुके हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये नहीं देखा कि IMF या जो लेंडिंग एजेंसीज हैं वो उनको इतना वेटेज दे रहे हों एफएटीएफ को। लेकिन इस मरतबा हम देखते हैं कि IMF और तमाम जो लेंडिंग एजेंसीज हैं वो बहुत वेटेज देते हुए नजर आ रहे हैं एफएटीएफ को। तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि एक मुनज़्ज़म पूरी एक लॉबी है पाकिस्तान के खिलाफ। मोना आलम साहब हमारे साथ मौजूद थी। भारत और उसके इत्तेहादी भी सरगर्म है, और वज़ीर आज़म के हालिया बयानात भी अमरीका बहादुर को पसंद नहीं है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या शाह महमूद कुरैशी की बढ़कें हमारी खारजा पॉलिसी को तो नुकसान नहीं पहुँचा रही? क्या इन तमाम तर बातों की वजह से हम ग्रे लिस्ट में मौजूद नहीं हैं? वैसे तो आम बंदा भी एफएटीएफ के बारे में जानता है, मालूमात रखता है, लेकिन ये बड़े लोगों का बनाया हुआ इदारा है। इनके मफादात क्या हैं और इनकी प्लानिंग क्या है, इसको इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता। उम्मीद वासिक है कि पाकिस्तान अपने जिम्मेदाराना रवैये की वजह से एशिया पैसिफिक ग्रुप को मुतमईन करने में कामयाब हो जाएगा, और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर दिखने वाले बुज़दिल दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फयाज वड़ाइच साहब ने। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। फयाज वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बयानात हैं, या दूसरे लफ्जों में जिस तरह से बात कही जा रही है कि वजीर आजम के बयानात और वजीर खारजा के बयानात बढ़कों की सूरत में सामने आ रहे हैं, क्या ये तो हमारी खारजा पॉलिसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? देखिए, बात यह सर कि अभी शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया है कि ये जो एफएटीएफ का इदारा है ये आया
तकनीकी इदारा है या इसके कोई पॉलिटिकल मकासद भी है ना। सवाल अच्छा किया उन्होंने, अच्छी बात की है कि ये हमें पता करना चाहिए कि ये तकनीकी बुनियादों पर चीज़ों को देख रहा है या ये अपने खास मकासद को भी पूरा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी उनकी ठीक है, लेकिन साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को ये भी सोचना पड़ेगा कि कहीं हमारी पॉलिसियाँ जो है वो भी तो नहीं कि उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जो वज़ीर आज़म साहब ने पहले एक इंटरव्यू दिया है, फिर दूसरा इंटरव्यू दिया है, फिर वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है, और जो शाह कुरैशी साहब ने बातें की हैं, क्या ये बढ़ के जो है ये हमारी एक बैलेंस जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की सतह पर, हुकूमती सतह पर कोई भी बयान हो जो है उसको रीजनेबल तरीके से देखना चाहिए। और जो खारजा पॉलिसी है ना, जैसे अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जिस पे जो बातें हो रही हैं, जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की सारी चीज़ें हैं वो असरअंदाज होती है किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी पर। तो अभी FATF का जो मामला है, ज़ाहिर है भारत भी दुश्मन है, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, और उसके भी जो इत्तेहादी हैं वो सब मिलकर वो भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से ना निकले, क्योंकि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा तो इसकी माशी मुश्किलात बढ़ेंगी और माशी मसाइल पैदा होंगे, तो दुश्मन तो खुश होगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर अपनी खारजा पॉलिसी का तयन करने के लिए पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और जिस तरह हमारी जो हुकूमत है उसने रिजनेबल तरीके से जो FTF का इदारा है उसको उसकी 26 नुकात जो है वो फुलफिल किए हैं, और जो 27वां नुकता है उस पर भी हुकूमत ने मैं समझता हूँ कि अच्छी पेशरफ्त की है। और जो अक़वाम मुत्तहिदा ने नामजद किया जिन लोगों को जी ये लोग टेररिस्ट हैं और उनके खिलाफ जिस तरह प्रोसीडिंग्स की हैं, उनके खिलाफ इंतजामी स्टेप्स लिए हैं, उनके फंड्स रोक दिए हैं, उनको वर्किंग उनकी रोक दी है, तो मैं समझता हूँ कि अगर जेन्युइन काम कर रहा है और जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है तो उस जिम्मेदारी से उसी तरह कानूनी तरीके से सारी चीज़ों को देखना चाहिए, अपनी खारजा पॉलिसी को भी देखना चाहिए, और कोई भी बात भड़क नहीं मारनी चाहिए जिससे हमारी खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचे और कोई भी ऐसा स्टेप दुश्मन को लेने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया फयाज बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वैसे तो आम बंदा भी FATF के बारे में मालूमात रखता है, लेकिन ये बड़े लोगों का बनाया हुआ इदारा है, नहीं मालूम इसके पीछे मकासद क्या है, नहीं मालूम इनके मफादात क्या हैं, इनकी प्लानिंग क्या है, इसको इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। उम्मीद वासिक है कि पाकिस्तान अपने जिम्मेदाराना रवैये की वजह से एशिया पैसिफिक ग्रुप को मुतमईन करने में कामयाब हो जाएगा और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर देखने वाले बुज़दिल दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। टेलन न्यूज़ स्पेशल से अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।